हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। आपको ये जान करके बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि अब इस प्लेटफॉर्म पर ज्योग्राफी की क्लासेस भी रेगुलर बेस पे स्टार्ट हो चुका है। जिसने भी पिछली क्लास अटेंड की होगी उसे पता होगा कि कल ही हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 थ्योरी कंप्लीट की थी, कांट की और लाप्लास की परिकल्पनाएं, जो कि एक अद्वैतवादी परिकल्पनाएं थी। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो वो दोनों परिकल्पनाएं ऐसी थी जिसमें किसी एक पिंड से ही पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के सौर मंडलों में सबकी रचना हो रही थी। लेकिन आज की जो परिकल्पनाएं हैं उसमें हम द्वैतवादी परिकल्पनाएं लेकर के चलेंगे, मतलब कि किसी भी एक पिंड से नहीं बल्कि 2 पिंड से संपूर्ण सौर मंडल की रचना हुई है, हमारे ग्रहों की रचना हुई है। तो आज की क्लास अभी शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। बात करें ग्रहाणु परिकल्पना की तो ये 1905 में अगर बात करें ग्रहाणु परिकल्पना की तो ये 1905 में भूवैज्ञानिक टीसी चैम्बरलिन और खगोल शास्त्री फॉरेस्ट रे मोल्टन, ये दोनों आपस में मिल करके पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी एक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। दोस्तों, इसके पहले हमने अद्वैतवादी परिकल्पनाएं ही पढ़ी थी, ये उसके एकदम टोटल विपरीत है। आज हम बात करेंगे तो इसमें 2 खगोलीय पिंड रहेंगे और इन्हीं की मदद से पूरे सौर मंडल की रचनाएं हुई थी। कहें तो प्रारंभ में जो ये परिकल्पना है, इसके अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में 2 खगोलीय पिंड थे, एक प्रोटोसूर्य और एक उसका साथी तारा। यह हम बात कर रहे हैं ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में। क्या था? शुरुआत में ब्रह्मांड में केवल 2 चीजें थी, एक प्रोटोसूर्य और दूसरा उसका साथी तारा। प्रोटोसूर्य का व्यवहार और गुण बाकी सभी तारों से बिल्कुल विपरीत था। इसका निर्माण बहुत छोटे छोटे कणों से हुआ था जो ठंडे थे दोस्तों, जो ठंडे थे और ठोस और गोलाकार थे। क्या थे? ठंडे थे, ठोस थे और गोलाकार आकार के थे। इसके साथ ही एक और तारा था जो कि प्रोटोसूर्य के साथ ही मौजूद था, जिसे हम सहचर तारा के नाम के साथ साथ उसको हम घुसपैठिया तारा भी कह सकते हैं। घुसपैठिया तारा क्यों कहेंगे वो हम अभी आपको बताते हैं। पहले क्या था? प्रोटोसूर्य था। ओके, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोसन। प्रोटोसन के साथ एक घुसपैठिया तारा था। इसका तय था कि ये सूर्य के निकट से गुजरेगा। जब ये सूर्य के निकट से गुजरा, क्योंकि ये सूर्य से बहुत ही भारी था तो इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल भी बहुत ज्यादा होगा। तो जब ये सूर्य के निकट से गुजरा तो सूर्य से कुछ कण ऐसे निकले जो इसके समीप में आ गए और हम अलग अलग ग्रहों की रचना मान सकते हैं कि इसी क्रिया के द्वारा हुई थी। लेकिन इस परिकल्पना के भी बहुत सारे दोष हैं। भूगोल में ऐसा कोई भी विषय नहीं है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पर तर्क वितर्क ना हुए हो और उस पर कोई दोष गुण ये सारी बातों पर चर्चा नहीं की गई होगी। जब सूर्य के निकट से ये तारा गुजरा था, ये प्रोटोसन था दोस्तों, इसको हम आज का सूर्य नहीं कह सकते हैं। जब ये तारा सूर्य के निकट से गुजरा तो जो इस प्रोटोसूर्य से जो कण निकल करके आए थे, इसे हम कह सकते हैं कि चैम्बरलिन ने उसे ग्रहाणु का नाम दिया। क्या नाम दिया? ग्रहाणु का नाम दिया। क्या बोला? ग्रहाणु कहा। प्रारंभ में अलग किए गए कण ये धूल के कणों के समान थे। ये प्रोटो जो सन था उसके आसपास के कण तो कुछ बड़े बड़े थे, लेकिन जैसे मान लीजिए ये सूर्य प्रोटोसन है, प्रोटोसन से ये तारा गुजर रहा है और ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो कण अलग हुए हैं, जो सूर्य के निकट में थे ये तो कुछ बड़े बड़े थे, लेकिन जो दूरी पे थे वो छोटे छोटे थे। और माना जाता है कि जो सूर्य के निकट थे, जो बड़े बड़े थे, यही अंततः ग्रहों का रूप लिए और फिर यही सूर्य की परिकल्पना लगाने लगे प्रोटोसन की।
ये बाद में हो गया वर्तमान का सन, और ये जो कण थे बड़े बड़े, इन्हें ही ग्रह का नाम दे दिया गया। उम्मीद है कि आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी, लेकिन अगर नहीं भी आ रही होगी तो आप कमेंट सेशन में अपने डाउट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करने का काम किया जाएगा। ये थी परिकल्पना। उन्होंने कहा कि जो कण निकले उसी से फिर ग्रह का निर्माण हुआ और प्रोटोसन सूर्य के रूप में काम करने लगा। इस परिकल्पना के भी बहुत सारे अवगुण हैं, जिसमें प्रमुखतः ये कुछ है। ये हमारे वर्तमान सौर मंडल के ग्रहों की व्यवस्था के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि प्रोटोसन के जो आसपास के बड़े कण हुए थे वो ग्रह के रूप में काम करने लगे। लेकिन भैया, हमारे संपूर्ण सौर मंडल में जरूरी नहीं है कि सभी कण एक समान हो, क्योंकि जो सौर मंडल के दूर के ग्रह हैं वो तो अपनी आकार में काफी छोटे हैं ना। तो ये पहला जो इनका अवगुण है ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात लोगों ने ये भी कही कि भैया तुम्हारे पास ये जो तारे थे और प्रोटोसन था, क्योंकि ब्रह्मांड तो काफी बड़ा है ना, क्यों आकर के वो तुम्हारे प्रोटोसन से टकरा जाएगा। इसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला, जिसकी वजह से ये परिकल्पना भी फेल कर दी गई थी। और अगर बात करें तो हमारा जो सूर्य है ये उन बाहरी वृत्त के सूर्य के जो सौर मंडल में जो बाकी सारे ग्रह हैं, नजदीक के तो जो ग्रह बने बड़े कर, उनके बारे में तो थोड़ी बहुत व्याख्या ये कर सकते थे, लेकिन जो अंततः दूरी पर थे ग्रह जो कि गैसीय अवस्था में है, उनके विषय में ये परिकल्पना एकदम फेल हो गई। यह है ग्रहाणु परिकल्पना। अब अगर बात करें हम ज्वारीय परिकल्पना के बारे में, क्योंकि ग्रहाणु परिकल्पना के बाद आई है ये ज्वारीय परिकल्पना। दोस्तों 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए किसने सर जेम्स जीन्स ने, जो कि ब्रिटिश के थे, उन्होंने ये परिकल्पना दी थी। लेकिन बाद में हेराल्ड जेफरीज ने 1929 में इस परिकल्पना में कुछ संशोधन भी किया था। अब अगर बात करें जेम्स जीन्स की, इन्होंने क्या कहा था इस परिकल्पना में? इन्होंने कहा था कि प्रारंभ में सूर्य एक गैसीय पिंड था। सूर्य से कई गुना बड़ा एक अन्य तारा गलती से क्या हुआ, एक अन्य तारा गलती से उसके करीब आ गया और अपने गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण गैसीय द्रव्यमान को सूर्य से काफी दूर खींच ले गया और सूर्य से पदार्थ के समूह निकली और इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। अब आइए इस फिगर से समझते हैं कि ये क्या है। जेम्स जीन्स ने कहा कि प्रारंभ में सन था और ये एक गैसीय पिंड था। इसके पास से एक तारा गुजरता है जो कि बहुत ही भारी था, बहुत ही विशाल था। इसका गुरुत्वाकर्षण इसके गुरुत्वाकर्षण से बहुत ही ज्यादा अधिक था। जब ये नजदीक से गुजरता है तो ये कुछ कणों को खींच लेता है और यही कण बाद में बाकी सारे ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए, जो कि आज हम देख रहे हैं। लेकिन इस परिकल्पना में जो संशोधन हेराल्ड जेफरीज ने दिया था 1929 में, उनके अनुसार ऐसा था कि सूर्य पदार्थ का एक बहुत ही बड़ा गर्म गैसीय पिंड था। सौरमंडल का निर्माण सूर्य और एक अन्य तारे से हुआ था। सूर्य के अलावा ब्रह्मांड में एक और तारा था जिसे घुसपैठिया तारा कहा गया था। बार बार हम घुसपैठिया तारा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सूर्य के साथ वो आ रहा है और सूर्य से बहुत सारी चीजें छीन करके लेके चला जा रहा है। जब एक घुसपैठिया तारा उस सूर्य के पास आता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक रहता है, जैसे कि इस परिकल्पना में भी रहता है। इसी परिकल्पना के जैसे अभी तक ये कह रहे हैं। इस प्रकार एक विशाल सिगार के आकार का हजारों किलोमीटर लंबा और विशाल द्रव्यमान सूर्य की बाहरी सतह से पैदा हो गया। वैसे यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आइए फिगर से समझते हैं। प्रारंभ में सूर्य था, जैसा आप देख रहे हैं सूर्य था। सूर्य के पास से एक
तारा गुजरता है। तो जब ये नजदीक में रहता है तो वो इस प्रकार से सूर्य के कुछ कणों को खींचता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन जब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ था तो थोड़े ही कण वो गुरुत्वाकर्षण बल से खींच पाता है, लेकिन जब वो यहाँ आता है तो वो कुछ ज्यादा मात्रा में कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और फिर जब वो यहाँ आता है तो इसी की तरह कम मात्रा में कणों को वो आकर्षित करता है। और फिर इसके इस आकर्षण से जो आकृति बनती है वो ऐसे बनती है, एक सिगार के रूप में। इसे हम सिगार की आकृति का नाम दिए हैं और इसी को फिनामेंट भी कहा गया। बाद में क्या नाम दिया गया? फिनामेंट नाम दिया गया। फिर इन्होंने कहा कि जो बीच में बहुत ही ज्यादा मात्रा में बना हुआ है, ये हमारे सौरमंडल के बड़े ग्रह हैं और जो कम है वो हमारे सौरमंडल के छोटे ग्रह हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इनका मत माना तो गया, लेकिन इनके परिकल्पना के भी बहुत सारे दोष निकाले गए थे। आइए फिर से एक बार इस परिकल्पना को देखते हैं। इन्होंने कहा कि एक सूर्य था, सूर्य के पास से एक तारा गुजरा और ये विशाल सिगार की आकृति के रूप में फैल गया, जो कि लंबा था। इस प्रकार सूर्य की बाहरी सतह से थोड़ी मात्रा में पदार्थ निकल कर आ गया और निकले हुए पदार्थ का आकार सिगार जैसा हो गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों, आप थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाते रहिए अपना देख करके। जो आकृति है फिनामेंट के रूप में ली गई थी, वो गैसीय पदार्थ के गर्म द्रव्यमान के ठंडा होने और संघनन होने के बाद सौरमंडल के रूप में विकसित हो गई। और क्योंकि ये सूर्य से ही अलग हुआ था, इसलिए ये सूर्य का चक्कर लगाने लगा। इस परिकल्पना के भी कुछ गुण हैं और कुछ अवगुण भी हैं, लेकिन पहले हम गुण के बारे में बात कर लेते हैं। जो फिनामेंट बना था उससे ग्रहों की व्यवस्था बहुत ही स्पष्ट रूप में समझ में आ गई थी, क्योंकि हमने कहा ना कि जो बीच में बड़ा आकृति बना था वो हमारे सौरमंडल की बड़े आकृति के ग्रहों के रूप में था, और जो छोटी किनारे किनारे पर टाइट था, जो कि पतला था, वो हमारे सौरमंडल के कुछ छोटे छोटे ग्रहों के रूप में हुआ था। तो इनका जो पहला गुण है और बहुत ही बेस्ट गुण है, कह सकते हैं कि अभी तक कोई भी ये बता नहीं पाया था कि ये सौरमंडल की जो ग्रही व्यवस्था है वो ये बताने में सक्षम हो गए थे, और इसीलिए इनकी इस परिकल्पना की बहुत वाहवाही हुई थी। लेकिन अभी गुण के साथ साथ अवगुण भी कुछ हैं दोस्तों, लेकिन अभी हम गुण की बात कर रहे हैं। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की उपग्रहों का निर्माण ग्रहों से निकलने वाले गर्म गैसीय पदार्थ के संघनन से उसी प्रकार हुआ था जिस प्रकार से ये ग्रह बने थे। मतलब कह सकते हैं कि जैसे पहले सूर्य से ग्रहों का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार जब ये ग्रह के रूप में हो गए तो इन ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण भी उसी प्रक्रिया के अनुसार हुआ था। बड़े ग्रहों से बड़ी संख्या में उपग्रह निकले और छोटे ग्रहों से छोटे उपग्रह निकले। जैसा कि हम देखते हैं कि बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, वो इसी कारण से है क्योंकि वो विशाल है, तो उसके साथ साथ उसके पास बहुत सारे उपग्रहों की मात्रा भी अधिक है। इस परिकल्पना के दोष के विषय में भी दोस्तों बात कर लेते हैं। तारे और सूर्य एक दूसरे से इतने दूर हैं कि एक तारे का सूर्य के निकट से गुजरना विश्वसनीय नहीं लगता है, और मुझे भी नहीं लगता है भाई। हम एक शहर में रहते हैं, पर रोजाना या फिर अगर हम बात ना करें, प्लानिंग ना करें, तो शायद ही हम एक इंसान से कभी मिल सकते हैं। तो भैया ये तुम्हारे पास इतने बड़े ब्रह्मांड में जो सूर्य था, उससे वो तारा कैसे इतना निकट से गुजरता है, और वो इतना कैसे वो विशाल था कि वो सूर्य से बहुत सारे ग्रहों को, बहुत सारे कणों को खींच ले जाता है। और अगर हम बात करें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सौरमंडल सूर्य के कणों से ही बना हुआ है, तो सौरमंडल में जो हमारा सूर्य है उसके जो घटक है ना दोस्तों, सौरमंडल में जो हमारा सूर्य है उसके जो घटक है वो बहुत हल्के परमाणु वाले हैं, बल्कि जो ग्रह बने हुए हैं वो उच्च परमाणु भार वाले हैं। तो ये कैसे हो सकता है? अगर एक ही चीज से कोई कण बने हुए हैं, कोई ग्रह बने हुए हैं, तो कैसे 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 दोनों में इतना अंतर हो सकता है? एक हल्का परमाणु रहेगा और एक भारी परमाणु रहेगा। तो ये सारे थे इस परिकल्पना के दोष। क्या थे इस परिकल्पना के दोष?
अब आइए बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा माना जाना एक कॉन्सेप्ट है, जिसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने माना और बहुत ही प्रशंसनीय रहा ये, और बहुत फेमस है, और खास कर कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी पेपर के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको तैयार करना, और अगर अभी आप अपनी क्लास में इस चीज़ को तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे के कोई भी एग्जाम होते हैं तो बिग बैंग थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। सबसे पहले एक छोटे गेंद के रूप में ब्रह्मांड में एक पिंड था, जो कि बहुत ही गर्म था, बहुत गर्म, और इतना ज्यादा शक्तिशाली था, इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि जब इसमें विस्फोट हुआ, इसमें खुद क्रिया हुई, और खुद जब इसमें विस्फोट हुआ तो बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न हो गई। इतने गर्म था ये, इतना गर्म था। आप देख सकते हैं कि जब इसमें विस्फोट हुआ है तो 10 पे पावर 32 डिग्री का इतना ज्यादा गर्म ये एटम था कि जब इसमें विस्फोट होता है तो इतनी ज्यादा गर्मी ये पैदा करता है। 10 पे घाते 3 ये डिग्री का गर्मी उत्पन्न करता है जब इसमें विस्फोट होता है। और 3 मिनट के अंदर क्या होता है, 3 मिनट के अंदर यहाँ पे एक एटम बनता है। क्या बनता है? एक एटम बनता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाने लगता है। सोचो 3 मिनट के अंदर एक एटम बन जाता है, और इसी से धीरे धीरे कई एटम बने। हम जानते हैं कि हमारा बॉडी या पृथ्वी के आसपास जितने भी तत्व हैं, या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, सब एटम से बने हुए हैं। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप जान लीजिए कि एक छोटा से छोटा कण, बड़ा से बड़ा कण एक एटम से बना हुआ है। तो सबसे पहले 3 मिनट के अंदर ही यहाँ पे एटम बनता है, और धीरे धीरे करके बहुत सारे क्रियाकलापों के द्वारा कई सारी रचनाएं होती हैं, और अंत में आज हम एक मानव के रूप में भी यहाँ पे पाए गए। आप देख सकते हैं इसी एटम से अंत में एक मानव का रूप भी होता है, और हम आज जो इतनी जनसंख्या फैला रहे हैं उस जनसंख्या के रूप में हम भी मौजूद हैं। और हमारा जो प्रारंभिक स्थान मान सकते हैं तो कह सकते हैं ये जो छोटी सी गेंद थी जो कि बहुत ही गर्म थी, इसके विस्फोट से ही हुआ था। आइए इस थ्योरी के बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं, जो आप नोट डाउन करते चलिए। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बिग बैंग थ्योरी को क्या बोलते हैं? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लगातार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसलिए इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हबल ने सबूत दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है आकाशगंगाएं दूर होती जा रही हैं। इनका ये मानना था कि प्रारंभ में अगर हम आज देखें तो आकाशगंगाएं इतनी नजदीक हैं, लेकिन अगर 2 साल बाद देखेंगे तो आकाशगंगाएं इतनी दूर हो जाएंगी, और 5 साल बाद देखेंगे तो आकाशगंगाएं इतनी दूर हो जाएंगी। तो इनके अनुसार ऐसा था कि समय जैसे जैसे बीत रहा है आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ब्रह्मांड विकास में ये कई चरण में हुआ था, जो कि मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आपका देखना बहुत जरूरी है। एक छोटी गेंद के रूप में रहता है जो फट जाती है, और इसी से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। शुरुआत में ब्रह्मांड को बनाने वाली सभी पदार्थ एक छोटी गेंद, जो कि वो एकल परमाणु रहती है, उसी के अकल्पनीय रूप से छोटी मात्रा में और बहुत ही ज्यादा वो तापमान वाला था और बहुत ही ज्यादा घनत्व वाले था। उसी के साथ ब्रह्मांड का प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? क्या क्या था? छोटी सी गेंद थी, उसमें अनंत तापमान था और अनंत घनत्व था। क्या था? 2 चीज थी, अनंत तापमान, अनंत घनत्व। ये सभी एक ही परमाणु में, एक ही एटम में, एक ही गेंद में वही मौजूद थे। ठीक है। प्रारंभ में क्या था? एक छोटी सी गेंद थी जिसमें अनंत तापमान था, अनंत घनत्व था।
यह अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया कि महाविस्फोट, वो जो महाविस्फोट हुआ था, उसी महाविस्फोट की घटना ये जो हुई थी वो 13 अरब के पहले हुई थी। आप सोच सकते हैं 13 अरब वर्ष पहले हुई थी। जैसे जैसे यह बड़ा हुआ, कुछ ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, कुछ और पदार्थों में परिवर्तित होता चला गया, और आज एक मनुष्य के रूप में हम यहाँ खड़े हैं। उसी एक छोटी सी गेंद जो फटी थी वहीं से निकले हैं हम। धीरे धीरे वो जब बढ़ता चला गया विस्तारित ब्रह्मांड के रूप में, आज वो इस अवस्था में पहुंच चुका है कि एक मानव के रूप में हो चुका है और विभिन्न विभिन्न प्रकार में हो चुका है। और ये भी कहा जाता है कि इसका विस्तार आज भी जारी है। इसके विस्तार अब थोड़ा लोग मानते हैं कि धीमा हो चुका है। अभी मैंने आपको बताया कि बिग बैंग का जो घटना हुआ था उसमें पहले 3 मिनट के अंदर ही पहला परमाणु बनना शुरू हो गया था। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। कल की क्लास फिर चालू होगी और ज्योग्राफी बीए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित ही हम और क्लासेस लेके आ रहे हैं। जुड़े रहिए संत कबीर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।